चलें नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे। 44 केमिकल इक्विलिब्रियम का असाइनमेंट सबको मिल गया है? जिनको नहीं मिला हाथ खड़े कर लें, भैया आके दे देंगे। देखते युवराज कल क्यों नहीं आए थे? क्यों हरा दिया? दोनों ने एक साथ गोला क्यों मारा? एक जगह चला गया था, एक जगह। हो गया? पहले से करके बैठे थे? क्यों कल क्यों नहीं आई? यही महक है क्या? तुम हर क्लास में लेट क्यों आती हो? हो गया? चलो फाइनल रिएक्शन बनानी हमको ये एक, और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इन सारे इक्विलिब्रियम से बनानी है। मेरे को ये बताओ कि NH3 कौन सा इक्विलिब्रियम दे रहा है? पहला, दूसरा या तीसरा? पहला। और क्या बस पहले इक्विलिब्रियम को पलट दूं, काम हो जाएगा? पहले इक्विलिब्रियम को पलटा तो ये क्या हो गया? 1/K1, राइट। O2 को छोड़ दो। NO कौन सा इक्विलिब्रियम दे रहा है? दूसरा वाला, तो उसको ऐसे ही पड़े रहने दो। और H2O कौन सा दे रहा है? तीसरा वाला। तो तीसरे वाले को क्या करें? यहाँ पे एक H2O था, हमें कितना चाहिए? 3, तो यहाँ पे 3 पानी बना दो। अब ये 3 पानी बनेंगे कैसे? 3H2 + 3/2 O2 से। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 ही है नॉर्मली। सब सही है क्या? अब आप चेक कर लें जो फाइनल रिएक्शन है वो मिल रही कि नहीं। लेफ्ट में आपको NH3 मिल रहा है, N2 से N2 उड़ गया है ना, N2 से N2 उड़ गया। सॉरी K3 को क्या करना है? K3Q है ना, N2 से N2 उड़ गया, 3H2 से 3H2 उड़ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? NH3 बचा, और 3/2 O2 + O2, क्या ये 5/2 O2 है? तो लेफ्ट हैंड साइड में 5/2 O2, और राइट हैंड साइड में 2NO 3H2O। देख ले क्या यही बचा है? तो जब मैं इन तीनों इक्विलिब्रियम को ऐड करूंगा क्या मेरे को यही इक्विलिब्रियम मिलेगा?
तो ये वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, 1/k1 इंटू k2 इंटू k3q। क्लियर है? तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/k1 इंटू k2 इंटू k3q। बोलो क्या ये बात क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट। चले मेरी बात ध्यान से सुने। इस चैप्टर में आगे का जो पार्ट है या आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, उसमें कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो a माइनस एक्स लिखते हैं उसमें x की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि a माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो भी अप्रॉक्सीमेटली a के बराबर हो जाती है। तो अप्रॉक्सीमेशन कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। लेटेस्ट से मेरे पास 1000 रुपये हैं और लक्ष्य के पास 1 रुपये है, तो क्या लक्ष्य के 1 रुपये मेरे 1000 रुपये के सामने मैटर करते? हम दोनों के जोड़ भी ले तो क्या भी जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास ही। तो अगर वैल्यू इतनी छोटी है, या घटा लें चलो कि मेरे पैसे में से इसके पैसे घटा लें, तो कितने बचेंगे? क्या अप्रॉक्सीमेटली 1000 ही बचेगा, है ना? तो अगर मैं प्लस या माइनस कर लूं तो जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहती। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि a माइनस एक्स, लेटेस्ट से मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू बहुत छोटी है a के मुकाबले, x की वैल्यू बहुत छोटी है a के मुकाबले, तो क्या a माइनस एक्स को मैं अप्रॉक्सीमेटली a लिख सकता हूं? a प्लस एक्स की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली वापस से a लिख सकता हूं, है ना? तो a माइनस एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली a और a प्लस एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली a। पर अगर मैं आपको कोई एक काम करते, थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए, इसके पास 1000 रुपये। फिर से वापस से, क्या इसके 1000 रुपये 1 लाख के मुकाबले कुछ भी नहीं? पर इसके पास 1000 रुपये हैं, बस मैं अब इतना कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास 1 लाख रुपये। तो क्या 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना? तो पॉइंट ये है कि जो x है, बच्चे क्या करते हैं, x को अप्रॉक्सीमेटली 0 लिख देते हैं। ये नहीं कर सकते आप। हम सोच ऐसा रहे कि ये वैल्यू बहुत छोटी है, पर आप उसको 0 बोल नहीं सकते। क्या कह रहे? अगर a की वैल्यू x के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो क्या a माइनस एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली a प्लस एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली a। पर जो x की वैल्यू है उसको हम लोग 0 नहीं बोल सकते, राइट? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं अगर एक एग्जांपल लेके बताऊँ आपको। लेटेस्ट से हमारे पास a प्लस b इज इन इक्विलिब्रियम विद, या a इज इन इक्विलिब्रियम विद b प्लस 2c लिखा हुआ है। तो t इक्वल टू 0 पे मैं कह रहा हूँ ये a था, ये b था और ये कुछ नहीं था। थोड़ी देर के बाद कहता हूँ कि इसका कुछ टूट गया, लेटेस्ट से x, तो इसका कितना बन गया x, इसका कितना बन गया 2x, हाँ या ना? अब मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू बहुत छोटी है, x की वैल्यू बहुत छोटी है। अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है तो क्या a माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख दूँ? अप्रॉक्सीमेटली a लिख दूंगा। b प्लस एक्स की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख दूंगा? b। और 2x को 0 लिख सकता हूँ क्या? तो उसको एज इट इज रहने दो। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो वैल्यू है इसको आप अप्रॉक्सीमेटली b मानो, इसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली a मानो, और ये एज इट इज रहने दो। अरे मतलब ये 1 है, अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 0.00000001 है, तो क्या इसके मुकाबले भी वो नेग्लिजिबल है, इसके मुकाबले भी नेग्लिजिबल है ना? तो पॉइंट ये है, आपको सवाल में लिख देगा कि दिस इज वेरी लेस, है ना? कि जो वैल्यू है द डिसोसिएशन इज वेरी लेस, या द अमाउंट ऑफ
डिसोसिएटेड प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज वेरी लेस, कुछ भी बोल के वो आपको ये एहसास दिला देगा कि जो बन रहा है या जो टूट रहा है उसका अमाउंट बहुत कम। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो एक बात याद रखना, अप्रोक्सीमेशन इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। यहाँ पर जब x था तो उसके a के मुकाबले बात कर रहा था, x जब था b के मुकाबले बात कर रहा था, जब x अकेला था तब थोड़ी कोई बात कर सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। अप्रोक्सीमेशन इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, और अप्रोक्सीमेशन जनरली जब ये प्लस और माइनस रहता है ना तभी जनरली लेते। क्लियर है ये बात? अब जैसे ये सवाल, इस सवाल में ये हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे। एक बार सवाल पढ़ें। अप्रोक्सीमेशन लेने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। मैं आप लोगों को एक बार करके दिखाऊंगा। पहले मेरे पास एक इक्विलिब्रियम है, 2O3 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ 3O2 गैस। अगर T इक्वल टू 0 नहीं लिख के हम लोग डायरेक्टली T इक्वल टू T पे बात कर लें। T इक्वल टू T पे इसका कुछ प्रेशर होगा, लेटेस्ट से PO3, इसका कुछ प्रेशर होगा PO2। आई डोंट नो क्या है, पर कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा। मेरे को एक बात पता है कि अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं तो उसमें आपको ये वैल्यू दे रखी है, P of O2 plus P of O3 is equal to 8 is equal to 8। दूसरा उसने हमको एक और डेटा दे रखा है कि O2 का जो प्रेशर है O3 के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो क्या मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये जो P of O2 है ये अप्रॉक्सीमेटली 8 ही, हाँ या ना? यही अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि ये वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि इसके मुकाबले इसका कोई इज्जत ही नहीं, तो उसको उड़ा दिया। तो P of O2 इज 8, हाँ या ना? हाँ, और अब आपको मालूम भी है कि ये PO3 की जो वैल्यू आएगी बहुत छोटी आएगी। आप निकाल के देखें। अगर इस इक्विलिब्रियम का Kp लिखेंगे तो Kp क्या हो जाएगा? PO2 का क्यूब डिवाइडेड बाय PO3 का स्क्वायर, है ना? Kp की वैल्यू कितनी है? 10 to the power 14 है। PO2 का क्यूब 4 भी है, अच्छा 4 इंटू 10 to the power 14। और PO2 कितना है? निकाल लिया हमने, 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय PO3 का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? आओ ये वैल्यू निकालते हैं एक बार। लेफ्ट हैंड साइड में 4 इंटू 10 to the power 14, राइट हैंड साइड में 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय PO3 का स्क्वायर। तो PO3 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 8 64, 128। ये उधर गया तो इधर नीचे में आएगा। चेक कर लें ये सही लिखा है। 128 8 8 64 इंटू 2, 128 इंटू 10 to the power -14, हाँ है ना? और अगर आप यहाँ से ये वैल्यू निकालें, PO3 का रूट ले लें दोनों तरफ, क्या ये 8√2 आएगा? 8√2 इंटू 10 to the power -7। अरे डर जाते हो क्या तुम लोग ऐसे रूट वूट देख के? क्या इसका जो रूट है आप इसको लिख लो 64 इंटू 2, 64 का रूट हो गया 8 और 2 का रूट हो गया √2। तो ये 8√2 इंटू 10 to the power -7। अब आप खुद सोच के देखो, क्या हमने सही अप्रोक्सीमेशन लिया था कि नहीं? 8 के मुकाबले क्या 8√2 इंटू 10 to the power -7 बहुत ज़्यादा छोटा है? इसका मतलब हमने अप्रोक्सीमेशन एकदम सही लिया था। तो इस टाइप से ये अप्रोक्सीमेशन वाले सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आ रही? क्लियर है? चलो लिखिए।
क्यों लग रहे हैं? बहुत सारे चेहरे नए लग रहे हैं आज तो ऐसे। तुम रोज आते हो? तुम नहीं? मुस्तफ़ा कल क्यों नहीं आए थे? फीवर था? एक दिन का फीवर आता है, आज सही है एकदम, एकदम सही फीवर। लिख लिया क्या आप लोगों ने? चेंज होता है, मोल्स चेंज होंगे, पी इक्वल टू एन आर टी है, मोल्स चेंज होंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा। तो मोल्स चेंज हो रहे हैं ना, मोल्स चेंज हो रहे हैं तो कुछ तो चेंज होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है? नहीं, रिएक्शन चेंज हो रही ना, पहले 2 मोल थे बाद में 3 मोल हो गए, तो कहाँ कांस्टेंट है मोल्स? मोल्स चेंज हो गए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल्स चेंज हो गए तो प्रेशर चेंज होगा। हो गया? चल तू ये सवाल पकड़ के मत बात कर मेरे से, बाकी कोई सी भी और रिएक्शन ले ले, ये ले ले। हो गया? चले नेक्स्ट बात सुने ध्यान से।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो ये बताना चाह रहा है कि हमने पहले कितना लिया था, उसमें से उसका कितना फ्रैक्शन टूट चुका है। मैं आपको बहुत सिंपली एक बात पूछता हूँ, लेटेस्ट से मेरे पास A था, इसका B है और ये 2C है। T इक्वल टू 0 पे इसके 10 मोल थे और T इक्वल टू T पे इसके 6 मोल रह गए, मतलब कितने मोल टूट गए? क्या मेरे को यहाँ से समझ में आ रहा है कि 4 moles of A have been dissociated? तो अगर 10 मोल इनिशियली लिए थे तो 10 मोल में से क्या 4 मोल्स डिसोसिएट हो गए? हाँ या ना? तो अगर 1 मोल लिया होता तो कितने टूट गए होते? क्या 4/10? हाँ या ना? इसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। कि अगर हम लोग रिएक्टेंट को 1 मोल ले लें, अगर रिएक्टेंट को 1 मोल ले लें तो कितना फ्रैक्शन टूट चुका है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? 4/10। तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूं? ऊपर मैंने क्या लिखा है, कितने डिसोसिएट हो गए, नीचे क्या लिखा है, कितने मोल्स लिए थे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। बताइए कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमने पहले कितने लिए थे? 10, 4 खत्म हो गए यार, तो 4/10 0.4। क्या आप ये मानते हैं कि ये जो अल्फा की वैल्यू है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, तो क्या ये 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगी? 0 मतलब टूटा ही नहीं यार, और 1 का मतलब क्या पूरा टूट गया? 10 लिए थे 10 टूट गए यार, 10 लिए थे 1 भी नहीं टूटा, तो क्या 0/10? 10 लिए थे 10 टूट गए, तो क्या 10/10, जो कि क्या है 1। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? 0 से लेके 1। अच्छा, मैं यहाँ से अगर आपसे पूछूं कि मोल्स कितने डिसोसिएट हुए, तो आप क्या बोलेंगे? अल्फा इंटू इनिशियल मोल्स या इनिशियल मोल्स इंटू अल्फा? हाँ या ना? मतलब अगर मैं शुरुआत में A मोल्स लेता, शुरुआत में अगर A मोल्स लेता तो कितने डिसोसिएट हो जाते? A अल्फा। अगर शुरुआत में 10 मोल लेता तो कितने डिसोसिएट हो जाते? 10 अल्फा। 100 मोल लेता तो 100 अल्फा। अब आइए इसी बात को हम लोग को समझना है ढंग से। लेटेस्ट से मेरे पास A इज इन इक्विलिब्रियम विद 2B प्लस C। T इक्वल टू 0 पे मैं कह रहा हूं मैंने इसके A मोल लिए थे। अभी तक हम लोग कैसे लिखते आ रहे हैं? ऐसे लिखते थे, देखो A माइनस एक्स, एक्स खत्म हो गया, इसका कितना बना? 1 से 2 तो 2x, और इसका कितना बना? x। अब क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करती है तो इसको कैसे लिखेंगे? A इज इन इक्विलिब्रियम विद 2B प्लस C। T इक्वल टू 0 पे तो वही था A, कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद देखो कितना डिसोसिएट हो गया, कितना डिसोसिएट हो गया। इनिशियली कितने मोल लिए थे? A, उस तो A इंटू अल्फा। तो क्या इसको ऐसे लिख लूं? A माइनस A अल्फा। बताइए इनिशियली कितने लिए थे? A में से कितने डिसोसिएट कर लिए? A अल्फा। इसके 1 से इसके कितने बनते हैं? तो A अल्फा से इसके कितने बनेंगे? इसके 1 से इसके 2 बनते हैं, तो A अल्फा से कितने बनेंगे? 2A अल्फा। और इसको क्या यही सेम बात अभी तक नहीं करते? कहते अगर आप ध्यान से देखें तो बस x को ही तो A अल्फा लिख दिया है ना, कोई नई बात थोड़ी है। अब कुछ बच्चों को ये कंफर्टेबल लगता है कि अल्फा के टर्म्स में, कुछ बच्चों को ये कंफर्टेबल लगता है। आपको जो अच्छा लगे आप वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली अगर मेरे से कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछेगा तो मैं ऊपर लिख दूंगा कितने मोल्स डिसोसिएट हुए थे डिवाइडेड बाय कितने मोल ली। हाँ या ना? उससे मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूँगा।
बताइए कि आपको ये बात समझ में आ रही? मैंने एक टाइप की रिएक्शन ली, अब मैं आपको ना सारी चीज़ें इससे करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने आपको कम से कम 25-30 सवाल करा दिए। अब आइए, मैं आपको एक बार दूसरे तरीके के भी प्रॉब्लम करा देता हूँ। लेट अस से मेरे पास ऐसा होता है 2a इज गिविंग b प्लस 2c। t इक्वल टू 0 पे इसके कितने लिए थे? t इक्वल टू 0 पे इसके कितने लिए थे? a। अब थोड़ी देर के बाद इसके कितने डिसोसिएट होंगे? अल्फा के टर्म्स में बताना कितने डिसोसिएट करूं? अल्फा को क्या लिखा था? इनिशियल मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल्स कितने हैं? ए है, तो मोल्स डिसोसिएट कितने हुए? ए अल्फा। हमेशा याद रखना, सॉल्व होगा तो सॉल्फा डिसोसिएट होगा। यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री 1 2 4 5 10 हज़ार कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ए में से हमेशा ए अल्फा जाता है, 100 में से 100 अल्फा जाएगा, 1000 में से 1000 अल्फा जाएगा, सी में से सी अल्फा जाएगा, बी में से बी अल्फा जाएगा। ये स्टोइशियोमेट्री, हमको फर्क नहीं पड़ता इससे। स्टोइशियोमेट्री से क्या फर्क पड़ेगा मैं ये आपको बताता हूँ आपको। हाँ, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, परेशान मत हो। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। ए माइनस ए अल्फा किया, इसके 2 से इसका कितना बना? 1, तो ए अल्फा से कितना बनेगा? ए अल्फा बाई 2। वापस से 2 से 2 बना, तो ए अल्फा से कितना बना? ए अल्फा। हाँ, अब आपके मन में है कि सर हम तो 2x लिखते आए थे अभी तक, आपने ऐसे ए अल्फा कैसे लिख दिया? ए लिया था, थोड़ी देर के बाद आपको क्या लिखना है? 2x लिखना है। x में लिखो यार, x में कोई फर्क नहीं पड़ता, x को डिफाइन ही नहीं किया, x तो अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं ना। लिखो 2x, यहाँ से 2 से 1 तो ये x, 2 से 2 तो ये 2x, दोनों चीजें सही। तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया? x जो है वो a अल्फा बाई 2 हो गया। उसमें क्या है? आपके पिछली इक्वेशन में क्या था? x और a अल्फा बराबर आ रहा था, राइट? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या तो आप ऐसे करोगे या तो आप ऐसे करोगे। आप एक तरीका सोच लो आप कैसे करना चाहते हो। अगर आप इससे कंफर्टेबल ही नहीं हो तो मत कंफर्टेबल, आप इससे कंफर्टेबल रहो। पर फाइनली सवाल में क्या पूछता है? अल्फा पूछता है, तो आप अल्फा इसमें कैसे निकाल लोगे? मोल्स डिसोसिएटेड, मोल्स कितने डिसोसिएट हुए? 2x डिवाइडेड बाय, हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ए अल्फा बाई 2। क्या मैं आपको यहाँ से भी वही बता रहा था कि x की वैल्यू किसके बराबर है? ए अल्फा बाई 2। हर तरीके से आंसर सेम आएगा, हर तरीके से। ये जो था ये तो अपन ने ऐसे ही काम चलाओ मेथड बना लिया था कि अपन को अच्छा लग रहा है 2 है तो 2x लिखेंगे, 1 है तो 1x लिखेंगे, 4 है तो 4x लिखेंगे। पर अल्फा की डेफिनेशन ऐसी नहीं। अल्फा बोलता है कि मैं 1 के रिस्पेक्ट में ही बात करूँ। फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है ना, तो हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। क्या ये बात क्लियर? बोलो अदिति। क्या आपको ये बात क्लियर है? कोई बात नहीं, एक और बात करेंगे। बहुत सारी अलग अलग इक्वेशन पे लगाएंगे, जब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए बताइए, इसका मैंने लिया 1, अल्फा के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो 1 में से कितना डिसोसिएट होगा? में से कितना? 1 अल्फा, बोले तो 1। इसके 3 से इसका कितना बना? 3 से 1 बना, तो अल्फा से अल्फा बाई 3। ये जो है क्या ये इसका 1/3 है? तो अल्फा से कितना बना? अल्फा बाई 3। 3 से 6 है, मतलब 2 गुना हुआ। अल्फा डिसोसिएट किया था, कितना बना लिया? क्या ये बात क्लियर है?
इसके लिए थे 100 मोल। अल्फा के टर्म्स में बताना है। 100 में से क्या लिखूं? 100 में से कितना डिसोसिएट करूं? जितना लिखा है उसमें से बस उतना अल्फा डिसोसिएट करते चलो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये जो स्टोइशियोमेट्री है उससे ये रेशियो में फर्क पड़ेगा, उससे हम आंसर निकालेंगे। क्या 2 से 1 हुआ? 2 से 1 मतलब 100 अल्फा से कितना? 50 अल्फा। इसका ये 1 है, ये 3 है, क्या ये 3 गुना है? क्या ये 150 अल्फा? बताइए। आओ नेक्स्ट एग्जांपल। लो t इक्वल टू 0 पे मैं कहता हूँ इसके c बोलते हैं। c कुछ भी लिखते रहूँ, मेरे हाथ में कुछ भी लिखते रहूँ। c में से कितना डिसोसिएट होगा? c में से कितना डिसोसिएट होगा? c अल्फा लो। अब 4 से 1 बनता है, मतलब क्या इसके मोल 1/4 है, मतलब 1/4 टाइम्स हैं, तो c अल्फा से कितना बना? c अल्फा बाई 4। 4 से 2 है, मतलब क्या आधे हो रहे, मतलब c अल्फा से कितना हो गया? 4 से 8 है, मतलब 2 गुने हो गए। बताइए कि आपको ये क्लियर है? और एग्जांपल ले लो। आइए बताइए। इनिशियली मैं इसके मोल कह देता हूं बी है। बी बी में से कितना डिसोसिएट होगा? बी में से बी अल्फा 6 से 1, मतलब इसके मोल क्या 1/6 थे। तो अगर बी अल्फा थे, क्या ये 6 से 3 मतलब आधे हो रहे हैं? 6 का आधा है 3, तो बी अल्फा का आधा क्या है? बी अल्फा बाई 2। 6 से कितने? 6, तो बी अल्फा से 6 से कितने हो गए? 12, मतलब 2 गुने हो गए, तो 2b अल्फा। बताइए कि आप लोग कंफर्टेबल हैं? आइए ये सवाल ट्राई करेंगे आप। अच्छा एक बात और बतानी है मेरे को, ये आप लोगों ने लिख लिया वैसे, कोई बात नहीं। मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन ने कितनी बोली? कितने मोल्स डिसोसिएट हुए? 4 डिवाइडेड बाय कितने लिए? 10। तो अल्फा की वैल्यू 0.4 आ गई। मैं अगर आपसे परसेंटेज में बात करता कि कितना परसेंट रिएक्शन हुई है, क्या 40% बोलेंगे आप? 10 लिए थे, 4 खत्म हो गए, मतलब कितनी रिएक्शन हो गई? 4/10 इंटू 100, 40%। तो पॉइंट इतना सिंपल है कि अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाए। ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है? परसेंटेज डिसोसिएशन ये तो हमने लिख लिया है। अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? परसेंटेज डिसोसिएशन इज बेसिकली अल्फा इंटू 100। जो भी आप अल्फा की वैल्यू निकालो उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? आइए लिखिए, फिर सवाल सॉल्व करेंगे।
हो गया? डन। डन।
ठीक है, आगे और एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर आपको एग्जाम्पल लिखने तो दिखाऊं या सवाल करें? तो आप लोग सवाल करें, जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हैं, बाकी सवाल तो आपके पास है ही। कौन सा सवाल है? 46। चलिए 46 ट्राई करिए। कितना आ रहा? 1/0.2, 10/8, 5/4, 5/4। देखते हैं, याद नहीं मेरे पास। ठीक, 1/4 देखते हैं। 1/4, 1/4। सबने ट्राई कर लिया? चले एक बार देख लें। आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। अगर t इक्वल टू 0 पे बात करूं, इसके 2 मोल है। थोड़ी देर के बाद 2 में से कितने मोल घटा दूं?
ए में से ए अल्फा हटाते, सी में से सी अल्फा, तो 2 में से कितने अल्फा? 2 अल्फा। इसके 2 से इसका 1 बन रहा है, तो 2 अल्फा से अल्फा, 2 से 1, तो इसका भी अल्फा। चेक कर लीजिए क्या सारी चीजें सही हैं, हाँ या ना? ये सब इनके मोल्स हैं। अब जब आप Kp लिखेंगे तो Kp Kc निकालना है, Kp Kc सेम ही आएगा। तो आप लोगों ने Kc निकाला। देखो मैं आपको ना इस सवाल में इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सब तरीके से करके दिखाऊंगा और कोरिलेट भी करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें। चले मैं एक बार Kp निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। Kp क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। एक बार सब लोग बस ध्यान से यहाँ देखते रहें, जो मैं कर रहा हूँ उसको समझें। पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर से। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू टोटल प्रेशर, लेटर से P हमको पता नहीं है, लिख लिया, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इंटू टोटल प्रेशर P डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ HI इंटू P, क्या इसका होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो ऊपर भी P स्क्वायर है, नीचे भी P स्क्वायर है, तो प्रेशर तो उड़ जाएगा यार, हाँ या ना? तो Kp की वैल्यू क्या आ गई? पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2I2 बाय HI का स्क्वायर। मोल फ्रैक्शन निकालू कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या है? उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अल्फा बाई 2 आए टोटल मोल्स, हाँ या ना? टोटल मोल्स कितने हैं? अल्फा बाई 2। एक्स ऑफ H2 कितना हो गया? उसके मोल्स हैं अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने? 2, हाँ या ना? इनटू क्या जितने मोल्स इसके उतने ही मोल्स इसके, तो जो इसका मोल फ्रैक्शन है वही इसका भी मोल फ्रैक्शन है, इनटू अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय HI क्या है? मोल कितने? 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने? 2 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर आप ये 2 का स्क्वायर है, देखो तो ये भी 2 का स्क्वायर है, तो ये लिखा है अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। क्या ये हमारा Kp? Kp की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है? अरे परसेंटेज डिकम्पोजिशन अगर 20% है तो अल्फा कितना है? मैंने आपको बताया था अल्फा इंटू 100 इज बेसिकली 20, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 20 बाई 100 विच इज 0.2। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ये है 0.2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 अल्फा। अल्फा है 0.2, तो 0.2 इंटू 2 इज 0.4, 2 माइनस 0.4 इज 1.6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 1/8 का होल स्क्वायर। आंसर इज 1/64। अब कुछ बच्चों ने ऐसा किया है कि Kp नहीं निकाला है, Kc निकाला है, उससे भी सही आंसर आएगा। क्यों? अगर आप ध्यान से देखें डेल्टा Ng कितना है इसका? डेल्टा Ng कितना है? डेल्टा Ng बोले तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, और वो 0 है, तो क्या Kp और Kc बराबर आने वाला है? और जब Kc लिखता तो डायरेक्टली ये वैल्यू लिख देता, तो अल्फा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, और वही आया है, हाँ या ना? कहाँ नहीं लिखा अल्फा बाई 2? H2 अल्फा बाई 2 क्यों लिखूं? इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, 2 मोल टूटेंगे 1 मोल बनेगा, जितने मोल टूटेंगे उसके आधे मोल बनेंगे। 2 अल्फा टूटेंगे तो अल्फा बनेंगे। 2 अल्फा लिया ना, 2 अल्फा में से जितने टूटेंगे, कितने टूटे? आधे, तो आधा। बोलिए क्या ये बात क्लियर है?
कोई सवाल में के सी पूछ लेता तो के सी भी सेम है, के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू 1/64। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, मैं चाहता हूं एक बार आप लोग इसके लिए Kp का एक्सप्रेशन लिखिए। आप इसके इनिशियल मोल्स मान सकते हैं A और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान सकते हैं अल्फा। टोटल प्रेशर मान लें P। पहले सबके मोल्स निकालें, मोल फ्रैक्शन निकालें, फिर Kp निकालें। यार रिएक्शन बैलेंस नहीं है। किसी ने बताया नहीं, सब सॉल्व किए जा रहे अंधाधुन। तो मैंने दोबारा से देखा तो रिएक्शन ही बैलेंस नहीं थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छी सी लिख।
अगले सवाल में देंगे। आलिया कल क्यों नहीं आई? और आप Kp इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी नहीं बोलेंगे। मेरे को Kp की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड पी ओनली, ओनली इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड पी। ए भी आ जाए तो ए भी लिख दो। ये अल्फा बाई 2 आएगा ना, 10 1 सब उड़ा दिए। पी कहाँ गया तेरा? तूने डायरेक्टली मोल्स डाल दिए यार, मोल्स नहीं डालते हैं, मोल फ्रैक्शन डालते हैं। आ रहा हूँ ना, तो ये कहाँ गया? ये तो लिखा ही नहीं तू। चले देखिए एक बार, मेरा बस आपसे ये सवाल है कि फाइनली जो Kp है उसमें A आ रहा है क्या? फाइनली जो Kp है उसमें A आ रहा है क्या? आओ देखते हैं इसमें से। अरे सुन लो मेरी बात, सुन लो एक मिनट, छोड़ दो लिखना, मैं कर रहा हूँ, आप देखना आपने भी ऐसे किया है कि नहीं। आई थिंक आप लोगों ने एक्सप्रेशन लिख दिया, उसको खोल रहे हैं बस और कुछ नहीं कर रहे हैं ना। देखिए एक बार, ए में से कितने मोल जाएंगे? ए में से कितने मोल जाएंगे? ए अल्फा, इससे कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना है ये मोल्स लिखने में। क्या 2 से 2 तो ए अल्फा से ए अल्फा, 2 से 1 तो ए अल्फा से, इतना सबने सही लिखा। पर ये मोल्स है यार, मोल्स का क्या करूं? मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? एक काम करता हूँ, पहले टोटल मोल्स निकाल देता हूँ। टोटल मोल्स कितने? अरे सुनिए इधर देखिए, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2, क्या ये ए प्लस ए अल्फा बाई 2 हो गए टोटल मोल्स? अरे टोटल मोल्स क्या ए प्लस ए अल्फा बाई 2 हो गए? तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? इसके मोल्स बाय टोटल मोल्स, इसके मोल्स बाय टोटल मोल्स, इसके मोल्स बाय टोटल मोल्स। चेक कर लीजिए, मेरे को ये बताओ कि ये जो भी अपन ने मोल फ्रैक्शन निकाले, क्या इन सब में से ए उड़ा दूं?
अरे इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, a इंटू 1 माइनस अल्फ़ा बाई a इंटू 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2, हाँ या ना। ये क्या लिखा है, a अल्फ़ा बाई a इंटू 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2, a उड़ा दिया, a अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस a 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2, a उड़ा दिया। मोल फ्रैक्शन में a नहीं आता कभी। मैं इसलिए आपको सारे वेरिएबल्स रख के दिखा रहा हूँ कि आपको a से फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। जब मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ a, इसका मतलब मैं a की जगह 100 लेता, 10,000 लेता, 500 लेता, 5 लेता, 2 लेता, 0.2 लेता, 2.5 लेता, सब में वैल्यू सेम आती। क्या ये बात समझ में आ रही? a के इंडिपेंडेंट आंसर है। इसका मतलब ये वाला जो लास्ट सवाल था, इसमें अगर वो मेरे को इनिशियली मोल्स 2 नहीं देता, 4 देता, 8 देता, 100 देता, आंसर सेम ही आता। ये है केपी के सवालों की ब्यूटी, है ना। आप इन सवालों में कभी भी ए पे डिपेंड ही नहीं करते। मैंने कहा मोल्स चेंज होंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा। मेरे को ये बताइए कि मैंने ये सब वैल्यू निकाली, अब केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखूं? केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का होल स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर मतलब मोल फ्रैक्शन उसका अल्फ़ा बाय 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2 इंटू पी इसका होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2 इंटू पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा बाय 2 इंटू पी इसका होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर है, मेरे को इसके आगे फर्दर नहीं खोलना। मेरा जो पर्पस था वो ये जानना था कि जो केपी है, अगर आप केपी को देखें तो केपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो आप आगे चल के सवाल देखेंगे उसमें आपको इनिशियल मोल्स ही नहीं दिए होंगे, तो आप घबरा जाएंगे कि सर इनिशियल मोल्स क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि इनिशियल मोल्स पे डिपेंड ही नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ अपना सवाल आसान बनाने के लिए आप हमेशा क्या करें, कुछ भी गिवन हो आप इनिशियल मोल्स 1 मान लें, सवाल सॉल्व कर लें। इनिशियल मोल्स 1 मान ले, केपी के सवाल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन हो तो भी 1 मान ले, अगर मेंशन हो तो भी आप 1 मान ले, आंसर तो सेम आना है ही। तो मैं ये स्टेटमेंट लिखवाना चाहता हूँ, आप लिख ले ये स्टेटमेंट। टू सॉल्व problems of KP, to solve problems of KP we can assume the initial moles to be 1. We can assume initial moles to be 1 as the final expression of Kp is independent of initial moles. For all reactions, कोई सी भी रिएक्शन हो जो Kp की वैल्यू है वो A पे डिपेंड नहीं करेगी। बोले क्या ये बात आपको क्लियर है? चले आगे। अब मैं आपको नॉर्मल एक सवाल करा देता हूँ Kp पे।
चलें, आपको अब सारी वैल्यूज़ दे दी है। मैंने सवाल में आपको 10 मोल दे दिया है, पर आप 1 मोल से भी निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। 10 मोल से अभी निकालें, घर पे 1 मोल से भी ट्राई करके देखना, आंसर सेम ही आएगा। अबे रिएक्शन तो लिख, अच्छा ऊपर लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे ऐसा। ओके ओके, अभी तो सवाल बनाया मैंने, मेरे को आंसर कैसे पता होगा, लेकिन निकालूंगा ना।
चले t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं। अरे मुझे अल्फा की वैल्यू तो बताइए। अरे अल्फा की वैल्यू क्या 0.2 है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, 10 में से कितने मोल गए, 10 अल्फा, 2 से 1, 2 से 1, तो 10 अल्फा से 5 अल्फा, 2 से 3, तो 1 से 3/2, तो क्या ये 15 अल्फा। देखो अगर यहाँ पर ये डाउट हुआ करे तो इससे भी स्टोइशियोमेट्री से कर सकते हो। ये इसका 3 गुना बनेगा, अगर ये निकालिए तो इसका ये 3 गुना है, 15 अल्फा। अल्फा की वैल्यू डाल देता हूँ यार, 0.2 है। 10 - 2 ये 8 है, ये 1 है, ये 3 है। अब सवाल कितना सिंपल हो गया। इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। टोटल मोल्स हो गए 8 और 4 12, ये 8/12, ये 1/12, ये 3/12। अरे तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं, 8/12, 1/12 और 3/12। तो आइए केपी लिखते हैं। केपी हो जाएगा N2 के मोल, N2 के पार्शियल प्रेशर मतलब मोल फ्रैक्शन, या चलो ऐसे लिख देता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H2³ बाय NH3 का स्क्वायर। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू P। तो वो लिख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना है, 1/12 इंटू P कितना है 2। H2 के लिए लिखूँ, H2 का मोल फ्रैक्शन कितना है 3/12 इंटू 2 इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय P ऑफ NH3। इसके मोल फ्रैक्शन होगा 8/12 इंटू 2 का होल स्क्वायर। क्या यही हमारा आंसर है। आओ देख लें, ये लिखा है 1/6, ये 3 4 ज़ा, ये है 2 ज़ा, 1/2 का क्यूब, तो 1/8 डिवाइडेड बाय, ये है 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, 4/4 का स्क्वायर 16/9। क्या ये हमारा आंसर है। 3 से काटूँ तो 3 3 ज़ा, 3 2 ज़ा, तो ये आंसर आ गया 3/16 इंटू 16, 3/256, 3/256 आंसर। क्लियर है। अरे क्या हो गया। तो सवाल कितना सिंपल हो गया। पिछला सवाल कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था जब अल्फा अल्फा लिखा हुआ था। अगर अल्फा की वैल्यू दी जाती है तो सवाल बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर 3/256 ही आ रहा है। सेम आया। आई थिंक मैंने आप लोग को बोला था कुछ सवाल करने को। अपन 2 तारीख को डिस्कस करेंगे, राइट। कितने सवाल बोले, 30। कल क्लासेस हैं कि नहीं मेरे को भी नहीं पता है अभी तक। कल डिस्कशन तो नहीं होगा। अगर आज ज़्यादा बच्चे पार्टी के लिए आए थे तो मैंने पार्टी की बात कर ली थी, पर फिर वो जो बेकरी वाला है जहाँ से लेना है वो 100% होगी। तो जो लोग आएंगे